नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों, राधे राधे। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ क्लास 8 एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री का पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा था। दोस्तों, आज इसका भाग 2 हम लोग ला रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 के दशक तक में आज हम लोग दोस्तों खिलाफत आंदोलन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो जा सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 पार्ट 2 खिलाफत आंदोलन आज का टॉपिक है दोस्तों। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, आज हम लोग दोस्तों ये दोनों कवर करेंगे, और उसके बाद का भी जो आएगा और इस लेसन को चाहेंगे कि पूरा कंप्लीट कर लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थलों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खलीफा आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों, जिसमें जलियांवाला बाग था, और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 1921 और 1922 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, CR दास, चित्तरंजन दास, C राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी दोस्तों। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधान मंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होलियां जलाईं। 1920 से 1922 ईस्वी के बीच, एक सेकंड दोस्तों, हाँ, 1920 से 1922 ईस्वी के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई, परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज़्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोगों की पहलकदमी, अब देखते हैं हम लोग लोगों की पहलकदमी क्या थी। आइए, कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया। ठीक है, अहिंसक मतलब दोस्तों कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया। ठीक है, अहिंसक रहता तो दोस्तों खूब काट मारपीट होता। तो आगे चलते हैं। लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। इसी सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए ऐसे कुछ उदाहरणों पर हम विचार करते हैं। ठीक है, चलिए, पहले है दोस्तों खेड़ा, गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसा अभियान चलाया। ठीक है, अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों पर घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। दोस्तों, चराई शुल्क यानी कि जो गाय वगैरह या जो भी जीव जंतु होते थे पालतू, जो भी चरते वरते थे, ठीक है, घास फूस वगैरह जो भी खाते थे, ठीक है, उनका जो भोजन था उसका वो लोग टैक्स नहीं दे रहे थे। ठीक है, और अपने मन का छोड़ दे रहे थे जानवरों को जंगल में। आगे, उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ हम लोगों का एक वर्ड दिया है घेराबंदी। घेराबंदी मतलब समझते हैं आप लोग? आइए देखिए, लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन था ये घेराबंदी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे पढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग कुछ वर्ड्स देखते हैं। महंत क्या था? सिख गुरुद्वारों के धार्मिक जो कर्ता धर्ता थे उनको महंत कहा जाता था। गैर कानूनी बेदखली क्या थी दोस्तों? तो पटाईदारों को उनके पट्टे से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना ही आपका गैर कानूनी बेदखली था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
आगे दोस्तों, उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया। बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने क्या किया था? स्वराज का ऐलान कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है? सिंध मौजूदा पाकिस्तान में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठक भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह के इजाफे की मांग शुरू कर दी। यानी तनख्वाह में बढ़ोतरी की मांग उन्होंने क्या किया था? शुरू कर दिया था। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा था। ठीक है दोस्तों, वैष्णव गीतों के गाने की जगह यानी श्री कृष्ण के गीतों को गाने के बजाय लोग गांधी जी की राज्य की जय जय करने लगे थे। ठीक है, उनकी गाना गाने लगे थे। ठीक, जो कि गांधी जी ये सब चीज़ नहीं चाहते थे, फिर भी ये हो रहा था। आगे देखते हैं, जनता के महात्मा। आगे दोस्तों, जनता के महात्मा, उसमें पहले एक नीचे हम लोगों का फिगर है। ठीक है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। चित्र में दोस्तों महात्मा गांधी की जनता से उपजी एक छवि। ठीक है, ये देखिए गांधी जी को एकदम ठाट बाट से बैठाया गया है और पीछे दोस्तों नेहरू जी झंडा लेके खड़े हैं। आगे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, आप लोग तलवार में देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए। जनता से उपजी छवियों में भी महात्मा गांधी को अक्सर एक दैवीय शक्ति के रूप में दिखाया जाता रहा था। इस तस्वीर में वह श्री कृष्ण के सारथी बने हैं। ठीक है, श्री कृष्ण जी बैठे हैं और गांधी जी चला रहे हैं गाड़ी। ठीक है, आगे मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनता के महात्मा, इसको हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि स्पष्ट दिखे। चलिए दोस्तों, इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगहों के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे। आगे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, मदद देंगे। आगे, खेतिहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें ज़मीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रोकने में सफलता पा ली थी। ठीक है, आगे सफलता पा ली थी, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयाँ भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे है दोस्तों, हम लोगों का थोड़ा मिनिमाइज़ करना पड़ रहा है, चलिए कोई नहीं। आगे है, हम लोग स्रोत 4 पढ़ेंगे, स्रोत 4 देखते हैं। वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में क्या किया था? बेदखली रुकवाई थी। आइए इसको पढ़ लेते हैं, क्या है। इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन पर सीआईडी द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 की रिपोर्ट का एक अंश इस प्रकार था। दूर दराज के गांवों में भी गांधी जी के नाम का सिक्का जितना चलने लगा है, उसे देखकर अचंभा होता है। किसी को भी पता नहीं है कि वह कौन है या क्या है, फिर भी सबने मान लिया है कि वे जो कहते हैं वह सही है और उनका जो भी आदेश है वह पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा या साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता हैं। उनके नाम की असली ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते हैं कि उन्होंने ही बेदखली रुकवाई थी। आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते, बल्कि केवल ज़मींदारों का विरोधी मानते हैं। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं। देख लें दोस्तों।
आगे देखते हैं 1922 से 1929 की घटनाएं। आइए इसको पढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 1922 से 1929 की घटनाएं। आइए दोस्तों इस घटना को हम लोग देख लेते हैं, 1922 से 1929 की घटनाएं को। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 ईस्वी में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए थे। ठीक है, गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस को पर गोली चला दिया था। ठीक है, उसकी वजह से किसान जो थे वो लोग आक्रामक हो गए थे। आगे, असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे, जिसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गांवों में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। आगे है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। आइए देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये देखिए आरएसएस का क्या हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी 20 के दशक में। ठीक है, महत्वपूर्ण घटनाएं थी। ये दो पार्टियां बनी थी उस समय, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे, भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा है। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाएं। ठीक है, अगर आप लोग चाहेंगे तो उनके विचारों के बारे में हम फुल्ली एक वीडियो बना देंगे अगर आप लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, कम से कम 10 कमेंट आना चाहिए। चलिए आगे, आरएसएस के बारे में और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दोनों के बारे में हम थोड़ा सा 5-10-15 मिनट का वीडियो बना देंगे अगर आप लोग कमेंट करते हैं, कम से कम 10 लोग। तो आगे बढ़ते हैं। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाएं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। आगे, उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, यहाँ हम लोग पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 ईस्वी में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऊपर थोड़ा सा पॉइंट्स है फिगर में, ये देखिए दोस्तों, चित्तरंजन दास का वो है चित्र। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे। वह पूर्वी बंगाल में वकील थे और असहयोग आंदोलन में वह काफ़ी सक्रिय रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फिगर देखिए दोस्तों, साइमन गो बैक, इसमें लाला लाजपत राय बेचारे शहीद हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। साइमन कमीशन का विरोध करते आंदोलनकारी। 1927 ईस्वी में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, मतलब 7 लोग थे, 7 लोग विदेशी थे। आगे, इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था, साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। ठीक है, आगे दोस्तों हमारा एक और है, बहरे कानों को सुनने के लिए धमाके की ज़रूरत थी। ये इंकलाब जिंदाबाद, ये दोस्तों भगत सिंह का फिगर है, देखिए कितना अच्छा है। ठीक है, आगे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। ये लोग क्या चाहते थे कि जितने लोग शोषण कर रहे हैं उन लोगों के विरोध मोर्चा निकाला जाए। ठीक है, उन लोगों के विरुद्ध लड़ाई किया जाए। आगे, इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है याद रखिएगा, क्या, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, अंडरलाइन कर देते हैं दोस्तों। 1928 ईस्वी में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई और 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सांडर्स नामक एक पुलिस अफसर की हत्या कर दी। ठीक है,
इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। दोस्तों, मैंने कल भी ये चीज़ बताया था आपको कि साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उसका विरोध किया गया था। उस समय पुलिस ने लाठीचार्ज किया था तो लाला लाजपत राय उसमें शहीद हो गए थे। ठीक है, तो मैंने कल भी बताया था और आज इस पॉइंट भी आ गया है। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा। आगे, अपने साथी राष्ट्रवादी B.K. दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए गए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु मात्र 23 वर्ष की थी। ठीक है, मात्र 23 वर्ष की थी। ठीक है, बताइए 23 वर्ष में देश के लिए इतना कर गुजर गए और आजकल के नौजवान जो हैं 23 वर्ष में क्या से क्या करते हैं, आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है दांडी मार्च। दांडी मार्च हम लोग देखते हैं। दांडी मार्च पढ़ते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, ये सब लोगों को पता है। ठीक है, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था। और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उन्होंने पानी उबालकर, वही जो समुद्री पानी था उसी की बात हो रही है, आगे देख लेते हैं। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। ठीक है, समुद्री पानी जो था उसको उबालकर क्या किया था, नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 ईस्वी में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 ईस्वी में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। ठीक है, ये जरिया बन गया दोस्तों हम लोगों की आज़ादी का। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। ठीक है, अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। ठीक है, कि जाओ हम लोग इस्तीफा देते हैं, अगर तुम जो है हम लोगों की बात नहीं मानते हो तो हम लोग भी युद्ध में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। इस्तीफा दे दिए। अब है भारत छोड़ो आंदोलन। उससे पहले जो ऊपर हम लोगों का छूटा है ये, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये दोस्तों ये समुद्री मतलब बीच पर नमक इकट्ठा कर रहे हैं और इसको बॉयल करेंगे फिर निकालेंगे। ये है चित्र। महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून की अवहेलना कर रहे हैं। ठीक, और आगे है स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं, कर्नाटक की अंबाबाई। चलिए आइए पढ़ लेते हैं इसमें। राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी और उदारवादी, सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुईं। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी यह हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। ठीक है, आगे स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी थीं। इसने उन्हें विभिन्न व्यवसायों व शासन में जगह दिलाई और पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, महिलाओं के लिए सहभागिता का क्या अर्थ था, आइए देखते हैं। इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखा जा सकता है। कर्नाटक की जो अंबाबाई थी, उनका नाम है, कर्नाटक की थी ये
ठीक है। कर्नाटक की अंबाबाई का विवाह जो है 12 साल की उम्र में कर दिया गया था। 16 साल की उम्र में वह विधवा हो गई थी। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर घेराबंदी की। ठीक है, कहाँ पर? उडुपी में जगह था कर्नाटक में। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा दिया गया। रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, जब वो आज़ाद हो गई थी जेल से तो फिर उनको जेल में डाल दिया गया। जब भी वह जेल से बाहर होती, सभाओं में भाषण देती, बुनाई कताई सिखाती और प्रभात फेरियों का आयोजन करती। अंबाबाई इन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थी। ये सब काम, सभाओं का भाषण देना, बुनाई कताई करना और प्रभात फेरियाँ करना, ये उनको बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, यही कहना है, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए दोस्तों, नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। आखिरकार सरोजनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। कैसे सरोजनी नायडू ने क्या किया था? उनको मनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। आगे हम लोगों का एक फिगर, ये है दोस्तों फिगर, ये देखिए सरोजनी नायडू हैं। महात्मा गांधी के साथ सरोजनी नायडू, पेरिस 1931। 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिलाएं थीं। ठीक है, 1925 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई। ये हम लोगों का 5 है। ठीक है, 5वां स्रोत है, इसको हम लोग देखेंगे। वीर लखन नायक को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। इन्हीं के बारे में है कुछ, आइए उसको पढ़ लेते हैं। 30 के दशक में नवरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद लिखते हैं, 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नवरंगपुर स्थित पपरंदी में हुई पुलिस फायरिंग में मौके पर ही मारे गए। बहुत सारे लोग बाद में घावों के कारण मर गए। 300 से ज़्यादा घायल हुए। 1000 से ज़्यादा को कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया। कई लोगों को गोली मार दी गई या फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक अंग्रेजों की अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजातीय नेता थे। उनको भी फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, इन्हीं के बारे में है। बाजी हमें बताते हैं कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वे स्वतंत्रता का प्रभात नहीं देख पाएंगे। बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद किया था। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया तथा कई बार लंबे समय तक वो जेल में भी रहे थे। ठीक है, तो आगे हम लोगों का एक है प्रांतीय स्वायत्तता क्या है, ये देखते हैं। संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना ही प्रांतीय स्वायत्तता है। ठीक, आगे है दोस्तों, हम लोगों ने ये भी देखा था। ये दोस्तों एक फिगर है, इसमें दिखाया गया है भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 का है। ये प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे हैं, पिटा भी रहे हैं दोस्तों और पीट भी रहे हैं, और हज़ारों लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। 1000 से ज़्यादा मारे भी गए और असंख्य लोग दोस्तों घायल भी हुए हैं, जो कि आपको स्पष्ट रूप से फिगर में दिख रहे हैं, घायल पड़े लोग। आगे देखते हैं, बोस जी का हम लोग बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन देख लेते हैं। भारत छोड़ो और उसके बाद महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो, इसी में नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही, करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। करो और मरो, और उसमें अहिंसक ढंग भी। चलो आगे देखते हैं। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया था। आगे, सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 ईस्वी के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर दिए गए थे और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने का आदेश दिया गया था, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने पर टेकने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, आखिरकार ब्रिटेन वाले दोस्तों हार ही जाते हैं, अंग्रेज लोग हार जाते हैं। ठीक है, थक जाते हैं बेचारे लड़ाई करते करते।
आगे देखते हैं स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। आइए इसको देख लेते हैं। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उप महाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी? आइए इसको देखते हैं। 1930 के दशक के आखिरी सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार पर पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए तनावों का भी हाथ रहा होगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों पेन यूज़ कर लेंगे। तनावों का भी हाथ रहा होगा। 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहे। इन चुनावों ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। फासला और बढ़ गया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं आगे। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद की। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेज़ी से प्रयास किए। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग के बीच बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे। आगे 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव कराए गए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। पाकिस्तान की मांग चलती रही। मार्च 1946 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन असंभावित था। आगे कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिन चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 ईस्वी तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई। आगे देखते हैं। हिंसा फैल गई। आगे कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी ज़मीन पर शरणार्थी रह गए थे। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई, उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा लेसन समाप्त हो रहा है। उससे पहले ऊपर कुछ चित्र हैं, उनको हम लोग लाइन से पढ़ेंगे और फिर इस लेसन को समाप्त करेंगे। दोस्तों पता है आपको, बंगाल जो है उसके बाद जो है विभाजन के बाद क्या हुआ था, पाकिस्तान का मांग था कि बहुत सारे ऐसे भारत के राज्य थे जहाँ मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा भी थी। ठीक है, और वो पाकिस्तान के हिस्से में जाने के लिए उन्होंने अपना जो है ब्यौरा तैयार किया था। उसमें दोस्तों बंगाल का भी एक हिस्सा चला गया, जो कि आज जो है आपका बांग्लादेश है ना, वो पहले पाकिस्तान था, बांग्लादेश नहीं था उस समय। उसमें पूर्वी बंगला कहा जाता था उसको। पूर्वी बंगाल वो हिस्सा जो था वो पाकिस्तान के हाथ में था, वहाँ पाकिस्तान के लोग शासन कर रहे थे। और इधर पंजाब का कुछ हिस्सा गया, कुछ राजस्थान से, कुछ गुजरात से।
ठीक है, इधर से आपका आपका रेड क्लिफ सर रेड क्लिफ रेखा खींचा गया। ठीक, चलिए आगे हम लोग ऊपर देख लेते हैं, कुछ फिगर है हमारे, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। हाँ, हम लोग को यहाँ से पढ़ना था सुभाष चंद्र बोस जी से। ठीक, चलिए सुभाष चंद्र बोस और INA। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे, हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे। जनवरी 1941 ईस्वी में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA, ठीक है, का गठन किया। 1944 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया। INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा लिया। ठीक है, आगे हम लोगों का दोस्तों ये फिगर है, फिगर नंबर 16। मौलाना आज़ाद तथा कांग्रेस कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य, सेवाग्राम 1942 का है ये फ़ोटो। देखिए गांधी जी यहाँ बैठे हैं, आज़ाद हिंद मौलाना आज़ाद जी यहाँ हैं। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली और माँ जो थी वो अरब मुल्क की थी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार आज़ाद इस्लाम के विद्वान और वहादते दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलन में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। ठीक है, जिन्ना से का विरोध किया था, जो पाकिस्तान की मांग की थी उसने, उस वजह से उनका विरोध किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 17 फिगर हो गया हमारा। 17 फिगर है गांधी जी और जिन्ना जी। ये देखिए दोस्तों, जिन्ना जी हैं हमारे राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में महात्मा गांधी। गांधी जिन्ना वार्ताओं से पहले गांधी जी के साथ बात करते हुए सिराज गोपालाचारी, सॉरी क्षमा करिएगा दोस्तों, ये जो टाई वाई और कोट वोट पहन के है ना, ये है हमारे जिन्ना जी। ठीक है, ये तो हमारे राजगोपालाचारी जी हैं, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम बोल रहे हैं, क्षमा करिएगा, दिल से माफ़ करिएगा। अंतिम तो लॉर्ड माउंटबेटन थे ना। ये हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे सिराज गोपालाचारी, और अंतिम भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग जो फिगर नंबर 17 पढ़ रहे हैं, ये हमारे जो यहाँ पे इनका पेन का यूज़ करते हैं दोस्तों। ये देखिए CR, ये क्षमा करिएगा, ये क्या हो गया भाई, हाँ थोड़ा सा दिक्कत है। ये दोस्तों जो थे सिराज गोपालाचारी थे और ये जिन्ना जी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता जो थे वो सी राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे। उन्हें लोग राजा जी के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। ठीक है, इनको राजा जी भी कहते थे। हमारा 18 फिगर दोस्तों है। 18 फिगर से पहले हम लोग देख लेते हैं, ये हमारे भारत के जो हैं लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इनका भारत का सबसे बड़ा स्टैचू जो है इन्हीं का है, पूरे देश से लोहा इकट्ठा करके बनाया गया है। ठीक है, चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1945 ईस्वी से 1947 ईस्वी के दौरान आज़ादी के लिए चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका अदा की थी। पटेल नादियाड़ गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार के सदस्य थे। ठीक है, 1918 ईस्वी के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल जी 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। ये है हमारा जिन्ना जी का जो जिक्र हम कर रहे थे दोस्तों, ये हैं जिन्ना जी, हमारे गांधी जी से ऊपर खड़े हैं, फिगर नंबर 19 में है। महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना सितंबर 1944 ईस्वी में। ठीक है, 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका अदा की थी। 1934 ईस्वी के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुँचे। ठीक है, आगे हैं दोस्तों हमारे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और गांधी जी हैं। इनका फिगर हम लोग देखते हैं, फिगर नंबर 20। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी से बात कर रहे हैं। जुलाई 1946 का ये दृश्य है। गांधी जी के शिष्य, कांग्रेस, समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीयतावादी विचार रखने वाले नेहरू जी राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्र भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से थे। ठीक है, सामान्य निर्वाचन क्षेत्र क्या था ये देखते हैं। ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां किसी धार्मिक तथा अन्य संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं था, उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे एक और फिगर है, फिगर नंबर 21। ध्यान से देखिएगा, खान अब्दुल गफ़ार खान थे। ठीक है, खान अब्दुल गफ़ार खान, ये है ना,
उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से ये एक थे। इस चित्र में अपने सहयोगियों के साथ बिहार में एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। मार्च 1947 का ये है अब्दुल गफ्फार खान का ये फिगर। गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। वह खुदाई खिदमतगाह संगठन के संस्थापक थे। यह उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 ईस्वी में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की भर्त्सना की थी। ठीक है, एक और फिगर है दोस्तों हमारा, ये देखिए। हिंसाग्रस्त पंजाब से आए शरणार्थी आश्रय और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। ये देखिए कितना दृश्य है, मन को रुलाने वाला दृश्य था दोस्तों ये। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हुआ। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो में जो भी मुझसे त्रुटि हुआ होगा उसके लिए मुझे दिल से माफ़ करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।